और इस वक्त देश में गर्मी चरम पर है। तापमान 45 को पार कर चुका है और देश के कई राज्यों में जैसे ही तापमान बढ़ना शुरू होता है, यानी कि गर्मियों की शुरुआत के साथ पानी की किल्लत की खबर भी सामने आती है। और इस बार लॉकडाउन के चलते जो कुछ गैर सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जो पानी का कंजम्पशन है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में, वो करीब दोगुना हो चुका है। और ऐसे में इस बार इस तरह की आशंका है कि आने वाले कुछ दिनों में जिन राज्यों में आमतौर पर पानी की किल्लत कम होती थी, वहां पर भी इस बार पानी की किल्लत बढ़ सकती है। और ऐसे कई सारे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और देश के अलग अलग राज्यों के कुछ जिले भी हैं जहां पर इस बार पानी का संकट पहले से कहीं ज्यादा गहरा सकता है। तो हमारी तैयारियां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, राज्य और केंद्र की ओर से उठाए जा रहे कदम और आम जनता के लिहाज से क्या एहतियात हो सकती है, समझेंगे अपने खास कार्यक्रम। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ यूपी सिंह सर हैं, सेक्रेटरी हैं जल संरक्षण, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर CK वार्ष्णेय हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ज्योति शर्मा हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं फोर्स NGO से। ज्योति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में करना चाहूंगा यूपी सिंह सर आपसे, इस बार की जो दोहरी चुनौती मैं कहूंगा सरकारों के लिए है और समाज के लिए भी है। आमतौर पर जो पिछले साल तक आंकड़े हैं कि हम पानी का जितना इस्तेमाल करते थे हर रोज गर्मियों में, वो इस बार लॉकडाउन के चलते करीब करीब दोगुना है प्रतिदिन के लिहाज से। और ऐसे में बढ़ता हुआ तापमान किस तरीके से चुनौती बढ़ाता है आप लोगों की? देखिए, ऐसा है कि जैसा सबको पता ही है कि हमारे देश में दुनिया का करीब 4% पानी जो है फ्रेश वाटर 4% अवेलेबल है, जबकि हमारी जनसंख्या है जो विश्व की करीब 18% है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी या प्रति व्यक्ति जो पानी की उपलब्धता होती है वो लगातार घटती रही है, क्योंकि पानी की उपलब्धता नहीं बढ़ रही है जबकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो अगर हमारा न्यूमरेटर वही रहता है, डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है, तो प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता भी घटती गई है। एक और चीज जो सबको पता है वो ये है कि हमारे भारतवर्ष में जो बारिश होती है वो उसकी जो हम कहें कि इस वेरिएबिलिटी ओवर स्पेस एंड टाइम वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कहीं पे 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो कहीं पे 1000 मिलीमीटर बारिश होती है, और जो बारिश होती है वो चंद महीनों में ही सीमित रहती है, जो मानसून जिसको हम बोलते हैं। तो पानी तो हमें मिलता है 3 महीने बारिश होती है, लेकिन पानी की आवश्यकता पूरे 12 महीने होती है। एक नई चीज जो हुई है वो है क्लाइमेट चेंज का प्रभाव। जो क्लाइमेट चेंज के चलते टोटल ओवरऑल रेनफॉल में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम एंड स्पेस है वो और ज्यादा ही अनइवन हो गया है। कहीं पे जहाँ पे पूरे महीने में 400 मिलीमीटर बारिश होती थी, अभी ऐसा हो रहा है कि एक दिन में 400 मिलीमीटर बारिश हो जाती है और उसके अगले 10 दिन तक कोई बारिश नहीं होती। तो इस ढंग से कई सारी चुनौतियां जनरल हैं। तो आपने जैसा कहा कि ये महीना जो होता है हमारे लिए, जो मॉनसून से जस्ट पहले का महीना होता है, वही सबसे ज्यादा एक ढंग से कह सकते हैं दिक्कत का महीना होता है। भारतवर्ष में जैसा आप जानते होंगे मॉनसून जो है वो यूजुअली 1 जून को ब्रेक करता है केरला में, और फिर धीरे धीरे मॉनसून जो है वो वो कंट्री के दूसरे हिस्सों पे भी आगे प्रोग्रेस करता है। तो इस बार जो IMD का अनुमान है, और आजकल IMD का अनुमान काफी सटीक हो रहा है, तो IMD के अनुमान के अनुसार इस बार बारिश जो है वो सामान्य होने की संभावना है। तो हम आशा करते हैं कि इस बार बारिश की संभावना जो सामान्य होने की संभावना है वो सही निकले। अब इस समय जो हमारी स्थिति इस साल है वो मेरे ख्याल से पिछले साल की तुलना में बहुत बेटर है। एक तो पहली बात है, जैसे हम एक बात करते हैं, पिछले साल भी सब जगह दिखाया जाता था कि हमारे जो रिजर्वायर्स हैं वो सूख गए हैं। आज के दिन में जिन बड़े बड़े रिजर्वायर्स की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पिछले साल जितना उसमें इस समय पानी था उसके बजाय अभी 65% जो है वो ज्यादा पानी है, क्योंकि पिछले साल बारिश जो है वो शुरू में तो अच्छी नहीं रही जून जुलाई में, लेकिन अगस्त सितंबर में बारिश अच्छी रही। और हमने रिजर्वायर का मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा किया कि इस बात के लिए कि अगर मानसून देर से आए या मानसून आके जल्द ठीक से प्रोग्रेस ना करे तब भी हमारे रिजर्वायर्स में पानी रहे। तो रिजर्वायर्स में पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी है। जैसे अभी पिछले साल चेन्नई
पूरा न्यूज में रहा था कि इस समय कि चेन्नई में पानी नहीं है। इस बार चेन्नई के जो चारों जो लेक्स या जो जहां से पानी आता है, जो रिजर्वायर्स हैं, उनमें सफिशिएंट पानी है। और अगर बारिश, ये वाली बारिश, क्योंकि चेन्नई को ज्यादातर जो पानी मिलता है वो इस बारे मानसून से नहीं मिलता है, वो रिट्रीटिंग मानसून या जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। तो तब तक जो पानी की आवश्यकता होगी करीब करीब उतना पानी जो अवेलेबल है। तो एक तो हमारे जो रिजर्वायर्स हैं या दूसरे वाटर बॉडीज हैं, सरफेस वाटर जिसको कहते हैं, उसमें पानी की उपलब्धता बेटर है। दूसरी, जो हमने और राज्यों ने मिलकर जो प्रयास किए, जैसे पिछली बार हमने जल शक्ति अभियान करके पूरे देश में एक जल संरक्षण के लिए आंदोलन खड़ा किया। बहुत से राज्यों ने नए नए अपने अपने स्कीम, कुछ के तो पहले से ही चल रहे थे, जैसे राजस्थान में जल स्वावलंबन अभियान था, या कहीं नीरू चेट्टू आंध्र प्रदेश में था, मिशन काकातिया का प्रोग्राम है आंध्र। इसी तरह से जितने राज्यों में थे उसमें कुछ नए प्रोग्राम भी हुए, जैसे मे भी जल शक्ति अभियान से ही प्रेरित होके अभी बिहार में एक पिछले दिनों प्रोग्राम चल रहा है, जल जीवन हरियाली। और जल जीवन हरियाली के चलते अभी हाल में रिपोर्ट आई थी कि ग्राउंड वाटर के में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो चूंकि पिछले बार बारिश भी अच्छी हुई थी, हमने थोड़ा सप्लाई साइड डिमांड साइड मैनेजमेंट भी इसके चलते सबसे बड़ी चिंता है, एक मिनट जस्ट मैं खत्म करता हूँ। तो आज के दिन में ग्राउंड वाटर की उपलब्धता भी पिछले साल से बेटर सिचुएशन है और सरफेस वाटर की भी सिचुएशन बेटर है। तो आज के दिन में हम पिछले साल की अपेक्षा बहुत बेटर पोजीशन में हैं, जो इस हालात में इस बार पहले से ज्यादा तैयारी अच्छी है। लेकिन ज्योति, अगर मैं समझना चाहूँ देश के अलग अलग राज्यों में, खास तौर पर अगर मैं 3 या 4 राज्यों का जिक्र करूं, पंजाब है, राजस्थान की बात करूं, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र करीब आधा रीजन, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि साल दर साल यहाँ के आंकड़े ये बताते हैं कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम होता जा रहा है। और जो सरकारी आंकड़े वो ये कहते हैं कि जो हम दोहन कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड वाटर जो हम निकाल रहे हैं इस्तेमाल के लिए, वो जो कैपेसिटी है जो निकालना चाहिए था औसत, उससे 2.5 गुना हम करीब ज्यादा निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हमें 2 चीजें देखनी है। एक तो ये है कि हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या है। ट्रेंड वो है जो आपने अभी बताया कि हम 2.5 गुना ज्यादा पानी निकाल रहे हैं। तो कुछ भी करें, पानी के लेवल्स जो हैं वो हर साल दर साल कम ही होते जाएंगे। किसी साल थोड़ा कम होंगे, किसी साल थोड़ा ज़्यादा कम होंगे, पर ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा। इनफैक्ट 2030 तक जो संभावना है वो ये है कि 26% डिमांड बढ़ेगी, 29% पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम होगी। तो इसका मतलब 55% का एक गैप रह जाएगा बिटवीन व्हाट इज़ नीडेड और जो उपलब्ध होगा। तो इसमें जो है जो ये है कि पिछले साल बिल्कुल सही है जो हमने जल शक्ति अभियान का एक और उससे उसी तरह के जो अलग अलग अभियान चलाए गए थे, उससे एक जो लोगों में जागृति आई थी, सरकार में और लोगों में जो जागृति आई थी, और उस वजह से लोगों ने जो कुछ ज़मीनी तौर पर काम किए थे पानी के संरक्षण के, उनका अच्छा असर दिखना चाहिए। पर यह भी है कि इस साल वो मोमेंटम जो इस दौरान, ये जो समय था बहुत क्रिटिकल था कि गर्मी का प्रकोप शुरू हो, उससे पहले अगर हम पूरी शक्ति के साथ उस जल शक्ति अभियान के अलग अलग जो चीज़ें थी अगर हम कर पाते ग्राउंड पर, तो इस साल हम मॉनसून के लिए और भी बेहतर प्रिपेयर्ड होते और भी अच्छी तरह से उस पानी को हम यूटिलाइज कर पाते। पर वो शायद थोड़ा कोविड के कारण थोड़ा सा डीरेल हो गया होगा। तो परेशानी तो आएगी। कुछ और भी है, एक तरह से कोविड की वजह से अभी इंडस्ट्रियल ऑफटेक जो है पानी का वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री उस तौर पे नहीं चलेगा। तो भले ही हम घर पर दुगना पानी इस्तेमाल कर रहे हों, पर पूरा जो डोमेस्टिक यूज़ है वो 6-7% है। तो उसमें अगर थोड़ी बढ़ोतरी हो भी गई तो इतना नहीं होगा कि ओवरऑल बहुत हो, लेकिन इंडस्ट्री में जो खपत कम होगी उस खपत कम का पॉजिटिव इफेक्ट होगा। दूसरा, इस दौरान जो पोल्यूशन लोड कम हुआ है,
हमारे रिवर्स और वाटर बॉडीज के ऊपर, उस पोल्यूशन लोड के कम होने की वजह से जो फायदा है वो भी उसका भी इस साल तो लोग फायदा उठाएंगे, पर अगले साल की प्रिपरेशन का जो ये समय था वो थोड़ा हमने समय खो दिया है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। और जो एक चीज़ और है कि एफिशिएंसी में जो इम्प्रूवमेंट लानी है, उस इम्प्रूवमेंट में जो हमने एक मुहिम बनाया था उस मुहिम को कम ना करने दें, उसमें हम शॉर्ट साइटेडनेस ना दिखाएं, उसमें हम आगे चलते रहें। वाशे सर, जिस तरीके से हम साल दर साल देख रहे हैं और हम लोग हर साल इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और आप देखते होंगे कि अवेयरनेस को लेकर, लेकिन अगर हम पिछले 3 साल के आंकड़े देखें तो ऐसा लगता है कि जिसका आप जिक्र बार बार कहते हैं आप लोग कि बिहेवियरल चेंज, यानी कि वो सामाजिक सोच पानी को लेकर है, उसके इस्तेमाल को लेकर है, जब तक वो नहीं बदलती तब तक बहुत बड़ा बदलाव मुमकिन नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, अलग अलग स्कीम चलाई जाती है। किस तरीके से बदलाव आप देखते हैं पिछले 3 सालों में इस दरमियान? और जैसा कि हमारे जो सेक्रेटरी महोदय वो कह रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार स्थिति उस तरह की नहीं है, और जिन राज्यों से, जिन बड़े मेट्रो से खबरें आती थी संकट की, वहां पर भी रिजर्वायर का लेवल पिछले बार के मुकाबले करीब 60% ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, पिछले साल से जो आज स्थिति है उसकी वजह से हम थोड़े से बेहतर हैं, और इसके कई 2-3 कारण मुख्य हैं। जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया, एक बात तो ये है कि पिछले साल बारिश ज्यादा देर तक हुई थी, और इसकी वजह से रिजर्वॉयर, जबकि मानसून को एंड हो जाना चाहिए था, वो कंटिन्यू किया, तो उस वक्त रिजर्वॉयर काफी भर गए थे और मात्रा बहुत अधिक थी। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब गर्मी अधिक पड़ती है और टेम्परेचर 45 डिग्री या उससे और ऊपर चला जाता है, तो पानी की खपत सब जगह बढ़ती है। तीसरी बात यह है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर दोहन है वो तो अभी भी अधिक मात्रा में है, और हर साल क्या हम ऐसे ही भगवान की और प्रकृति की कृपा बनाए रहेंगे कि बारिश ज्यादा होगी? ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि हर कुछ साल बाद ड्राउट आती है और उस वक्त ये चीज काफी मैग्नीफाई हो जाती है। तो हमें टिकाऊ साधन ढूंढने हैं, और इनमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम वाटर शेड के ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दें। ये तो बड़ा जरूरी है कि हर एक को पेयजल मिले, और उसके लिए हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री काफी अच्छा काम भी कर रही है, और वो चाहते हैं कि 2024 तक सबको गांव में पेयजल की उपलब्धि हो जाए। वहां तक तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे पानी की मात्रा कम हो रही है और प्रति व्यक्ति कम होती चली जाएगी, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो आवश्यकता यह है कि अब पानी को हम रिसाइकिल करें और उसके ऊपर काफी जोर दें, इफिशियंसी बढ़ाएं। कई सारी चीजें हमें एक साथ करनी पड़ेगी, और तभी हम इस पानी के संकट से दूर हो सकेंगे। देखिए, अभी हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है, अभी खाद्यान्न को अधिक हमें उत्पन्न करना है, तो इस सब के लिए पानी लगता है। और अगर जो वायु का टेम्परेचर अधिक होगा तो पर यूनिट फूड प्रोडक्शन के लिए पानी की भी अधिक आवश्यकता होगी। तो ये भी हमें समझ लेना चाहिए। एक तो ये है कि हमको अधिक अन्नोपजन करना है, और दूसरी बात यह है कि जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है विश्व का, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से जो कार्रवाई हो रही है, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या क्लाइमेट चेंज कहते हैं, तो इस सब की वजह से जो हमारी खेती के अंदर अगर हम उतनी उपज रखें फिर भी हमारी पानी की खपत बढ़ जाएगी। अभी 85% पानी जो जल है वो हम खेती में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक गहरी सोच की आवश्यकता है कि कैसे हम खेती के अंदर पानी को कम कर सकें। हमारा जो पुराना तरीका है वो है फ्लडिंग इरिगेशन, ताकि पानी को हम फैला देते हैं। तो इस सब को हमें रोकना पड़ेगा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई दफे बताया भी है, और इसके ऊपर कार्रवाई भी कुछ हुई है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसके माने ये हैं कि हमें पानी के अंदर बहुत मितव्यता लानी है। पानी को हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह देखना है। देखिए, कोई एक इंडस्ट्री नहीं है जो पानी को पैदा करती हो या जहाँ पे पानी मैन्युफैक्चर होता हो। और अगर हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, कल कारखाने बढ़ेंगे, तो उनके अंदर से जो इफ्लुएंट निकलेंगे उनका भी पानी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक जो एरिया है जिसके बारे में हमें बहुत चिंता करनी चाहिए, लेकिन अभी तक उतनी सोच नहीं हुई है, वो है हमारे वेटलैंड्स, जिनको हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक द्वारा गड्ढे हैं या जो निचले स्थान हैं या छिछले स्थान हैं, तो उसमें पानी का बारिश काफी तेजी से रुकता है। लेकिन
खेती के फैलाव से और जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं उनके बढ़ोतरी होने से ऐसे सारे जो वेटलैंड्स हैं उनको काट दिया गया है। आप देखते हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है। ये नेचुरल स्टोरेज है, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है। और अगर मैं ये कहना मेरे ख्याल से ठीक होगा कि अगर इनका टोटल पानी का जमावड़ा हम देखें तो जो आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है उससे कहीं ज्यादा है और ये डोर स्टेप पे हैं। तो ऐसी समस्या होते हुए हमें इनके ऊपर खास ध्यान देना है। इसके लिए हमें अपनी एक नीति बनानी है और उस नीति के तहत हमें इनको सहेज के रखना है। और एक बात मैं और बता देता हूं कि अगर जब पानी का स्तर जमीन में गिरता है या जलाशय के जो पानी का जो एक्वाफर है अगर उसका स्तर गिरता है तो क्या होता है कि नदियों का पानी एक वैक्यूम क्रिएट होता है। उसकी वजह से बजाय बहने के वो एकदम नीचे चला जाता है। इसके माने है कि नदियों के अंदर जो बहाव है उसके अंदर बहुत कमी आ जाती है, वो ऑटोमेटिक आती है, वो दिखती नहीं है। तो इन सब को देखते हुए हम ये चाहिए कि हम इस तरह के जो जलाशय हैं जिनको हम वेटलैंड कहते हैं, बड़े बड़े वेटलैंड की बात छोड़ दीजिए, मैं ये कहूंगा जो छोटे छोटे वेटलैंड हैं जिनको कि हम नजरअंदाज कर देते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। हमें उसको समझना होगा और उस तरीकों को लाना होगा जिससे कि हम उनको सुरक्षित रख सकें ताकि हमारे जो भूमिगत जलाशय हैं वो समय भरे। देखिए उसका दो फायदा होता है। एक तो यह है कि जो भूमिगत जलाशय होते हैं उनके अंदर पानी स्वयं शुद्ध होकर के आता है तो हमारी ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होती है और इसलिए लोगों को हर जगह वो पानी उपलब्ध होता है। दूसरी बात यह है कि हम केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, ये धारणा हमको अलग करनी पड़ेगी। जीव जंतुओं को भी पानी की आवश्यकता है और अगर ऐसे जलाशय नहीं रहेंगे तो बताइए उनका कैसे जीवन चलेगा। यहाँ तक मैं जानना चाहता हूँ कि एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जहां तक वन्य जीवन का सवाल है उनका साथ में होना बहुत आवश्यक है। आज देखिए वन्य जीवन के दुर्दशा के कारण हमको कोविड का सामना करना पड़ रहा है और पानी की जो गड़बड़ी हुई है, जो पानी की बारिश का गड़बड़ी हुई है, उससे अब ये टिड्डी दल भी हमारे लिए एक बहुत घातक हो रहा है। इस सब कारण को देखते हुए हमें पानी के बारे में बहुत चिंता करनी चाहिए। सिंह साहब, दो पहलू हैं जिस पर मैं चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले सरकारों का जो फोकस था कि पानी की उपलब्धता को पहुंचाना, यानी कि हर जन तक पानी मिले, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, सरकार के दो स्कीम जो अलग अलग मैं कहूं कि जगहों पर चल रहे हैं राज्यों की ओर से भी, कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर में पानी की वेस्टेज उसको रोका जाए, क्या उसके बिना पानी का बचा पाना नामुमकिन दिखता है। और दूसरा कि जिस तरीके से पानी को रिचार्ज सिस्टम है उसको ज्यादा एफिशिएंट हमें बनाना होगा, क्योंकि जो आंकड़े वो इशारा करते हैं कि 2.5 गुना अगर हम पानी का जो है दोहन कर रहे हैं जमीन से तो उसको रिचार्ज होने में कई दशक लगते हैं उस लेवल को पूरा करने में। तो ऐसे में तो फिर बहुत मुश्किल होगी कि उसे हम वापस उस लेवल पर रिचार्ज कर पाए। देखिए ऐसा है कि एक दो चीजें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना चाहूँ कि जो आप कई बार बातें हो रही हैं कि हम 2.5 गुना जितना पानी जमीन के अंदर जाता है उससे 2.5 गुना पानी हम निकालते हैं, ये एज अ कंट्री सही नहीं है। ये कुछ हिस्सों की बात है क्योंकि कंट्री में हमारा देखिए ये जो पानी है ये रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है। ग्राउंड वाटर इज अ रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। तो पानी, बारिश का पानी जो है वो नीचे जाता है। तो ओवरऑल एज अ कंट्री आज के दिन में हम जो जितना परसेंटेज कहते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर या पानी निकाल रहे हैं वो करीब 2/3 है। मतलब जितना पानी जमीन के अंदर जाता है उसका 2/3 हम निकालते हैं। तो हमारे लिए पानी निकालना भी जरूरी है क्योंकि वहीं पे जगह बनेगी जिसमें अगले साल की बारिश होगी। और पानी का निकालना जरूरी है क्योंकि हमें खेती के लिए भी पानी चाहिए, पीने के लिए भी पानी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए भी पानी चाहिए। तो देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे बारिश काफी अच्छी होती है, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन कम है और पानी जो है वो नीचे नहीं जाता है। ये बातें जो आप कह रहे हैं वो कुछ हिस्से ऐसे हैं जैसे हरियाणा है, पंजाब है और कुछ कर्नाटका है, कुछ राजस्थान है, कुछ तमिलनाडु का पोर्शन है, कुछ तेलंगाना का पोर्शन है, जहां पे हम कहते हैं कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 100% से ज्यादा है। मतलब जो हम ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी बोलते हैं जिसमें जितना पानी अंदर जाता है उससे हम निकालते हैं, ज्यादा निकालते हैं। तो हमारी चिंता जो है वो मुख्यतः वही पे है। लेकिन चूंकि कोविड के चलते
मूवमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हो गई, बट फिर भी एक दो चीजें की गई है जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा। एक तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो काम होता है ये जो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, जैसे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, वेटलैंड का रिजुविनेशन, ये होता है आज के दिन में मनरेगा में। अब मनरेगा या MGNREGA में अभी आत्मनिर्भर पैकेज में 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा, पहले से 61,500 करोड़ का प्रोविजन था, अभी 40,000 करोड़ उसको बढ़ाया गया है। और हमने एक मीटिंग, हमारे मंत्री जी ने और रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी जिसमें सचिव स्तर के लोग भी थे, और एक चिट्ठी 4 सचिवों के दस्तखत से, जिसमें एक मैं भी हूँ, रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो वाटरशेड करते हैं और ड्रिंकिंग वाटर, उनके सिग्नेचर से सारे स्टेट्स को के चीफ सेक्रेटरी को गया है कि ये जो अभी मनरेगा में प्रायोरिटी, इस 1.5 महीने के काम में प्रायोरिटी जो है वो बेसिकली वाटर कंजर्वेशन मेजर्स एंड स्पेशली जो बोला गया, हमारी कोशिश हो रही है कि ईच एंड एवरी, बिल्कुल सही कहा गया कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थे, शहरों में भी थे, गांव में भी थे, छोटे थे, बड़े थे, हमने उसको नेग्लेक्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के दिन में बहुत सारे आप जिले में चले जाइए, मैं तो कई बार यहाँ जैसे बांदा जिला की बात किया है, जहाँ उन्होंने कुआं तालाब जियाओ अभियान करके सारे कुएं तालाब को उन्होंने जिंदा कर दिया। उधम सिंह नगर में 1200 में से 600 वाटर बॉडी जैसे थे जो इंक्रोच थे, उनको इंक्रोचमेंट हटा के उनको फिर रिजुविनेट किया गया है। जो बिहार की बात हमने जल जीवन हरियाली की उसमें भी यही किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश दोनों साइड में है। और जो तीसरी चीज जो आपने कहा, बिगिनिंग में ही कहा था, और जिसका उत्तर करीब करीब मिल ही गया है, देखिए कोविड के चलते ये कहना कि पानी का खर्चा बढ़ गया है और इसके चलते हमें ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ये सही नहीं है। लेटेस्ट डेटा कहता है कि 89%, नॉट 85%, लेटेस्ट डेटा तो कहता है कि 89% पानी जो है वो हमारा एग्रीकल्चर में जाता है, उसके बाद इंडस्ट्री के अलावा करीब 5% पानी ही जो है वो हम डोमेस्टिक यूज के लिए करते हैं। तो उसमें अगर कुछ बढ़ोतरी भी होती है तो उससे इतनी चिंता की बात नहीं है। बट जो वार्ष्णेय साहब ने बिल्कुल कहा, हमारा स्ट्रेंथ जो है वो हमारी इनएफिशिएंसी आज के दिन की है। एक ढंग से देखा जाए वाटर यूज एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में जो है वो 35-40% है। अगर हम उसको 10%, 20%, 30% वाटर यूज इफिशिएंसी बढ़ा दें तो कोई कारण नहीं है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट पानी की है वो हम पूरी मीट ना कर पाए। ओके, वार्ष्णेय सर, जो बांदा का जिक्र किया वहां पर काफी अच्छा काम हुआ, उधम सिंह नगर का जिक्र किया, ऐसे कई सारे नाम है, लेकिन ये नाम आप उंगलियों में गिन सकते हैं। और आप सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट और कई सारे राज्यों में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकारों की ओर से उसे अमल पे नहीं लाया गया। क्या वाकई वो सबसे बढ़िया विकल्प था अगर हम उसको वापस उन 60 या 70 के जो कोर्ट के आदेश थे कि 60 या 70 का जो मैप है उस लिहाज से वाटर बॉडीज को वापस पुनर्स्थापित किया जाए, जिंदा किया जाए? बिल्कुल, देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1970 के बाद से करीब 50% जो हमारे जलाशय हैं, प्राकृतिक जलाशय जिनको वेटलैंड कहते हैं हम कलेक्टिवली, उनका नष्ट हुआ है, उनका ह्रास हुआ है और उनका डिग्रेडेशन हुआ है। तो अगर ये सब नहीं होता है तो देखिए एक बहुत बड़े एरिया का पानी हमको स्वतः ही बिना किसी खर्चे के डिसेंट्रलाइज तरीके से सारे देश में मिल सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर पानी का दोहन अधिक है वही ऐसे स्थान है जहां पर पानी की हमें अधिक आवश्यकता है। पथरीले पहाड़ और ऐर जगह जहां पर पानी अधिक मात्रा में है वहां पर खेती नहीं हो सकती, न वहां पे बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की संभावना है। तो ये सब देखते हुए हमें ये सोचना है कि जहां पे पानी की अधिक खपत है, जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया, काफी सारी स्कीमें हैं, काम उनके ऊपर शुरू हो गया है। लेकिन मेरा एक प्रस्ताव ये है कि वाटर हार्वेस्टिंग इज ए वेरी मेजर एंड इंपॉर्टेंट इश्यू और इसको कंट्री वाइड हमें करना है, रादर देन कि हम किसी शहर में छत से पानी को ला करके हम कहें कि हमने वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग कर ली। तो मैं समझता हूं इस बुलावे में से हमें बाहर निकलना चाहिए और जो बड़ा एरिया है जिसको हम जंगल कहते हैं या जिसको हम फॉरेस्ट लैंड कहते हैं या स्क्रब लैंड कहते हैं, वो एक ऐसे स्वतः और प्राकृतिक वाटर एब्जॉर्बिंग एरियाज हैं कि हमें उनकी सेहत के बारे में पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। और ये सब करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके कई सारे फायदे मिलेंगे, इसमें कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा
और कई सारे ऐसी प्राकृतिक चीजें मिलेंगी जिससे लोगों की दिनचर्या चलेगी। जहां तक खेती का सवाल है, वहां मेरे पास में ये मैं आप बताना चाहता हूं कि एक नए तरीके की खेती है जिसके बारे में हमारी सरकार भी काफी मैं समझता हूं जानती है और उसके बारे में चिंतित भी है, और उसको हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब यह है कि एक साथ एक सी क्रॉप एक खेत में न लगाई जाए, बल्कि उसके अंदर पेड़ हों और दूसरे तरह की और भी क्रॉप हों। तो इससे क्या होता है कि काफी सारी जो जमीन की जो एरिया है उसको हम संरक्षित रखते हैं, और पेड़ों की वजह से जो तापमान है और जो जमीन का तापमान है वो कम रहता है और वाष्पीकरण कम होता है और जमीन के अंदर नमी बनी रहती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पानी उड़ता है जिसको पेड़ पौधे नहीं इस्तेमाल करते हैं उसका संरक्षण स्वतः ही हो जाता है, और इस तरीके से जो जलाशय से पानी निकाला जाता है या कुओं से पानी निकाला जाता है उसकी आवश्यकता में बहुत कमी आती है। और जहां तक उत्पादन का सवाल है, ये देखा गया है कि ऐसी जगह पर जहां पर एग्रो फॉरेस्ट्री होती है, खेती का उत्पादन और अधिक मात्रा में होता है, तो पानी की खपत कम और उत्पादन अधिक। तो इस सब को देखते हुए हमें इस प्रणाली को जहां जहां संभव हो सके बड़ी तेजी से आगे बढ़ाना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक पानी का सवाल है इसके बारे में हमको बहुत ही गहराई से सोचना है और बड़ी तेजी से सोचना है। जितना तेजी से हम इसके ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही हमारे देश की प्रगति होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अगर हमें सक्सेसफुल करना है तो हमें पानी का संरक्षण और उसकी जो गुणवत्ता है उसके बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी शुरुआत तो हुई है, लेकिन ये शुरुआत और तेज होनी चाहिए और ज्यादा इसकी व्यापकता बढ़नी चाहिए, और इसमें हर एक का पार्टिसिपेशन, जैसा बताया कि पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उनके अंदर बहुत तेजी आनी चाहिए। कोविड की वजह से बहुत बड़ा ब्रेक लगा है, अब इस ब्रेक को किस तरीके से हुए हमें आगे बढ़ना है इसके बारे में हमें गहन चिंतन करना है। जी ज्योति, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूंगा कि जिस तरीके से, क्योंकि ये संकट न सिर्फ भारत में है बल्कि दुनिया के तमाम देशों में इस तरीके से संकट देखता है, कुछ ऐसे मॉडल्स, कुछ ऐसे और सुझाव आपकी तरफ से जो कि सरकारों को या फिर सोसाइटी के तौर पर हमें अपनाने की जरूरत है? तो सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगी कि पिछले कुछ सालों में वाकई सरकार की पुश की वजह से न केवल लोगों की सोच में बल्कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। तो जिन जैसे जलाशय की बात हो रही है, मैं खुद इस बात के लिए वाउच कर सकती हूँ कि कितने सारे नए कितने तालाबों को रिजुविनेट किया गया है सरकार के अपने फंड्स के थ्रू या कॉर्पोरेट फंड्स के थ्रू या जनता की अपने मूवमेंट्स के थ्रू। तो एक मुहिम तो चल पड़ी है, उस मुहिम को आगे लेके जाना है। हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया है कॉल्ड फेल्ट सस्टेनेबिलिटी। इतने सालों तक लोगों के साथ काम करके मैंने जो समझा है वो ये है कि जनता जिसको सस्टेनेबिलिटी कहती है, जनता के लिए सस्टेनेबिलिटी है कि मेरे नल में पानी आए या मेरे घर तक पानी पहुंचे, और बुद्धिजीवी जब सस्टेनेबिलिटी कहता है तो वो कहता है कि जलाशय में पानी हो, नदी में पानी हो। अब इन दोनों संदर्भों को कैसे जोड़ा जाए, अगर वो चैलेंज जो है, जब तक हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते और ओवरकम नहीं करते, तब तक हम जनता की पार्टिसिपेशन एक लंबे तौर पर नहीं ला पाएंगे। तो फेल्ट सस्टेनेबिलिटी बनाया है और जो काम शुरू किए गए हैं उनको आगे लिया जाए, तो इसी में देश की भलाई है। और जैसे बात बार बार उठी है कि वाटर यूज एफिशिएंसी और रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर का प्रयोग, जो कि दोनों जल शक्ति अभियान का एक अभिन्न हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं और बस एकजुट होकर अगर हम इसमें लग जाएं तो कोई कारण नहीं कि हम आगे चलकर इस तरह की परेशानी को से जूझने में सफल ना हो पाए। चलिए, वक्त कम था लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूं सिंह साहब की सरकार जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने सुझाव दिए उन पर भी गौर करेगी, और साथ ही साथ हमारी जनता, हमारे दर्शक ये भी समझेंगे कि जो पानी का इस्तेमाल है वो कितना करना है, कैसे करना है, ताकि उस पानी को आने वाली पीढ़ियों तक आप बचा कर उन्हें दे पाए। आज